लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। तो जैसे ही मेरा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कभी भी मैंने हरियाणवी शब्द का एक बार भी इस्तेमाल किया तो जो पढ़ा लिखा समाज था सभी ने कहा ओ भाई अनपढ़ हो गया। यहाँ पे जो पढ़े लिखे आर्किटेक्ट की डिग्री किए हुए और सिविल इंजीनियर उनको हम बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए और गाय की वो क्या है, नेचुरल बिल्डिंग क्या होती है। अब आप गोबर की ईंट कैसे बने, गोबर से मकान कैसे बने, इसके लिए हम 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आदमी चाहता है कि हम अगर मकान बनाएं, एक बार जीवन में बनाता है या मुश्किल एक ही बार, एक आम आदमी एक बार बनाने बड़ी बात है। उसकी जो गुणवत्ता होगी, जो मजबूती होगी और जो आम अभी जो चलन में है ईंटें, इनमें कोई फ़र्क है मजबूती में, टिकाऊपन में? बड़े देख पा रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको ठोकिए आप। ये देखिए प्लास्टिक का भी घरों में गोवर्धन पूजा में गाय का गोबर नहीं मिल रहा लोगों को। गायें नहीं मिल रही ना। गायें जो है, जो पिछली सरकारों की जो नीतियाँ रही हैं और जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ा है, देसी गायें तो डेली जो कम होती जा रही हैं। गायें जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ के इकाना स्टेडियम मौजूद हैं और यहाँ पर लखनऊ आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ अलग है। मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाने नहीं लाया हूँ, आपने बहुत देखी होंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति जो गाय पर आधारित रही है, गाय जो भारतीय कृषि की, भारतीय संस्कृति की रीढ़ रही है, जो अब खतरे में है। हम देखते हैं गायों की हालत क्या है। गाय रोड पे किसी गाड़ी से टक्कर खा रही है, कहीं वो चारा चरने के चक्कर में किसानों की लाठी खा रही है, कहीं तारों से कटीले वो कट रही है, या गौशालाओं में बंद है, तड़प रही है, सिसक रही है। लेकिन कथावाचकों और फंडिंग करने वाली सरकार बनाने वाले लोग जो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, उनसे इतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरातल पे उतर कर गाय के लिए काम कर रहे हैं। उसको वापस कैसे हमारी संस्कृति से, कैसे अर्थव्यवस्था से वापस जोड़ा जा सके, ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग करके हम गाय को स्वावलंबी बना सकते हैं और स्वयं भी रोजगार पा सकते हैं, उनका एक जीता जागता उदाहरण ये स्टॉल है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी भी हैं, वो बताएंगे हमें, और इनके प्रोडक्ट मैं आपको कुछ दिखा देना चाहूँगा। वैदिक प्लास्टर है, ये ईंटें हैं जो गौ उत्पादों से बनी हैं, और ये कैसे कैसे इनका क्या पर्यावरण में क्या लाभ होगा, रोजगार में हमारी किस तरह से सहायता करेंगी, आप इनको देखें और समझें कि जो सरकारें हमारी आंखों में धूल झोंक रही हैं वो सही हैं, या गाय को पुनर्जीवित करने का ये एक सही और सशक्त माध्यम है। अगर हम इस तरह के उद्योग को बढ़ावा देंगे, इन सब चीज़ों को मार्केट में सरकार लाने में मदद करे, सब्सिडी दे, तो हमारी जो गाय है, जिसे हम गौ माता कहते हैं, जिसके नाम पे वोट मांगते हैं, जिसके नाम पे हम दंगा भी कर देते हैं, उसको हम वापस कैसे पुनर्जीवित और सम्मान के साथ समाज में स्थान दे सकें, हम बात करेंगे डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी से। सर, लखनऊ की सरजमी में, धरती में आपका एकदम स्वागत करते हैं हम लोग। लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यहाँ पे योगी जी हैं, बड़े गौ प्रेमी हैं, उनकी गौशाला भी गोरखपुर में देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फोटो वीडियोज़ में आता है, खबरों में आता है कि गायों की हालत बहुत ख़राब है। उनको खेतों से, खलिहानों से उनके गौचर भूमि कब्जा करके उन्हें अब गौशालाओं में ढकेल दिया गया है। वहाँ एक वो धीमी मौत मर रही है, जहाँ उनकी दुर्दशा है। 30 रुपये का बजट है दिन भर का उनको जिंदा रखने मात्र का। आप इस पर क्या कहेंगे? आदमी स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। जब बाई चांस उसकी शादी हो जाती है और उसके बच्चा नहीं होता ना 5-7 साल, तो वो बड़े मन्नत मांगेगा, मेरे को भगवान बेटा दे दे या बेटी दे दे, वंश मेरा चला दे या कुछ चला दे। जब वही बच्चा उसका 20-22 साल का हो जाए और घर पे पड़ा रहे, कोई काम ना करे, तो वही माता पिता उसको गालियाँ निकालेंगे, मेरे घर में पड़ा है, कुछ कमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, ये है। तो अपनी जो औलाद को भी इस प्रकार से ट्रीट करे, वो उसको इंसान बोलते हैं। ये इंसान की फितरत है, इंसान की नेचर है, बेसिक नेचर है, स्वार्थी है। तो जैसे जैसे ये डीजल के यंत्र आए, ट्रैक्टर वगैरह आए, सरकारों ने, कंपनियों ने मिलकर इनको ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया, वैसे वैसे गायें क्या करती। गाय का जो मुख्य उत्पाद है वो और कोई नहीं है, वो बैल है। अगर बैल खेत में रहता तो आज भी हम गायों के लिए तरसते होते कि मेरे यहाँ गायें आ जाए और बछड़ा दे दे। बचपन में हमें याद है कि जैसे बछड़ा होता था तो जैसे बच्चा होता है उसी प्रकार से खुशियाँ मनाई जाती थी। खेत में मैं था, मेरे घर पे बछड़ा हुआ, मेरे चाचा का लड़का कूदता कूदता घर पे गया, गायें ब्यागी है, गायें ब्यागी है, बछड़ा लाई है, बछड़ा लाई है। वो बछड़ा 20 साल तक सुबह से शाम तक कंधे से कंधा मिला के काम करता था, खेत को बांटता था, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता था, रेट वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ थी, कोल्हू वगैरह जो थे, सब कुछ वही चलाता था।
धीरे धीरे उसकी जगह डीजल आया और ये छोटी छोटी यंत्र आ गए, बिजली आ गई, कंपनियों के उत्पाद आ गए, तो सारा पैसा जो है वो किसान की तरफ से और गाय की तरफ से कंपनियों की तरफ चला गया। अब दोबारा गाय को या बैल को अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ें? अगर वो अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है और उपयोगी हो जाता है तो ही वो बच पाएगा, वरना दोबारा वही मैं उदाहरण देता हूँ। शाम को हम किसी मॉल में जाते हैं, अच्छा सा पैकेट बनवा के लाते हैं, ऊपर का जो जितना चमकीला कवर होता है उसको उठा के कूड़े में फेंक देते हैं, जो काम की चीज़ है उसको अपने पास रख लेते हैं। तो ये आदमी की नेचर है। तो इसको प्रकृति इसके साथ, व्यवसाय के साथ, अपना उद्योगीकरण के साथ इसको कैसे जोड़ा जाए? तो गांव से गांव में या शहरों में जगह जगह उद्योग कैसे खड़े हों, तो उसके ऊपर मैंने सोचा, उसी के ऊपर मैंने काम किया। और उसके लिए जो सबसे पहले जो बनाया था वो वैदिक प्लास्टर बनाया था। आज हमारी बिल्डिंगों के अंदर जो है सीमेंट प्लास्टर लगा हुआ है, डेड मटेरियल लगे हुए हैं सारे। मिट्टी को पका लेते हैं 800-900 पे, वो मर जाती है, उसके जीवाणु मर जाते हैं। उसके बाद सीमेंट बनती है 1500-1600 डिग्री पे, वो भी डेड मैटर है। हमारे जो पुराने घर थे जिनमें गोबर मिट्टी का लेप होता था, वो सारे जीवित घर होते थे, उनमें जीवाणु होते थे, तो उसमें जो है हवा भी शुद्ध रहती थी। आज थर्मल इंसुलेशन है ही नहीं किसी भी बिल्डिंग में। तो घरों के अंदर, आधुनिक घरों के अंदर गोबर को दोबारा कैसे प्रयोग में लेके आया जाए, उसके लिए हमने वैदिक प्लास्टर बनाया। आपके सामने वैदिक प्लास्टर है, इसको कोई देख के बता नहीं सकता कि इसके अंदर गोबर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो देना, वो छोटी वो नहीं है। ये देखिए, ये है, इसके अंदर जो है सीमेंट जैसा ही लुक है, ये तो पत्थर जैसा लग रहा है। पत्थर जैसा लग रहा है। और इसके अंदर जो है अपना जो है गोबर भी है। अब इसको देख के अंदाजा लगाइए, ये आपको पत्थर लग रहा है, ये तो मुझे एकदम टाइट लग रहा है, एकदम ये पत्थर की तरह प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है, देखिए इसके अंदर गोबर भी है। इसमें कितना प्रतिशत? लगभग बाई वॉल्यूम 20% इसके अंदर गोबर है, बाकी सूखा गोबर। बाकी मिट्टी भी है, जिप्सम भी है, ग्वारगम, नींबू सत, कई चीज़ें हैं। मतलब इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं। सारी नेचुरल चीज़ें। तो सबसे पहले घरों के लिए भाई आपका आपने मकान बना लिया। अच्छा, इसमें हाइजीन का, क्योंकि गोबर सुनते ही आदमी नाक बहुत सिकोड़ने लगता है आजकल शहरी हमारी, तो इसमें मतलब ये जो शब्द है ना, गोबर जी, गोबर नहीं है, गोवर है। जैसे हम हरियाणा में है ना, पंजाब में वह नहीं बोलते, वह बोलते हैं, बीर बोलेंगे, वीर नहीं बोलेंगे। बर तेरा दे शिवाजी, बर मुझे, वर नहीं बोलेंगे। तो ये अपभ्रंश हो गया वर का बर। ये अपभ्रंश है, कृपया ध्यान दें। गोबर नहीं, गोवर, गौ से मिलने वाला वरदान एक तरीके से आप माने से। तो ये वरदान जो है, एक यही ऐसा धरती पे पदार्थ है जिसके अनेक उपयोग हैं। आप अन्न को सिर्फ खा सकते हैं, आप जो है जैसे दूसरी जो चीज़ें हैं, कार है, उसको सिर्फ चला सकते हैं, लेकिन जो गोबर है वो अगर आप उसको सड़ा लोगे तो खाद बन जाएगा, आपका अन्न उत्पादन करेगा। आप उससे लिपाई करोगे तो आपका घर के बिल्डिंग मटेरियल बन जाएगा। आप अगर उसको चूल्हे में डालोगे तो वो आपका ईंधन बन जाएगा। आप अगर उसकी राख से बर्तन साफ करोगे तो डिटर्जेंट बन जाएगा। आप उससे दांत वांत साफ करोगे राख से तो वो अलग बन जाएगा। तो इसके अलग अलग प्रकार के बहुआयामी है। अगर आप जो है, जैसे ये है गोवर्धन पूजा थी पीछे, तब उस टाइम पे पूजनीय वस्तु बन गया था। इसके खिलौने बनते हैं, तो ये प्लास्टिक का भी। में गोवर्धन पूजा में गाय का गोबर नहीं मिल रहा लोगों को। गायें नहीं मिल रही ना। गायें जो है, जो पिछली सरकारों की जो नीतियाँ रही हैं और जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ा है, देसी गायें तो डेली जो है कम होती जा रही हैं। अच्छा, गायें तो आई गोपाष्टमी में पूजा करते हुए तो देखा, वो जर्सी गाय, उनकी कंधा नहीं है, कोई झालर नहीं है, तो वो गाय क्या गाय मानी जाएंगी? आपको मूंग और मोठ अगर मैं दे दूँ ना, तो आपको एक जैसा ही लगेगा। अगर कोई खेती कर रहा है तो वो तो बता सकता है ये मोठ है या मूंग है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही आम हैं, दशहरी आम अलग होता है, लंगड़ा आम अलग होता है, एल्फेंसो आम अलग होता है, तोतापरी अलग होता है। तो सभी की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ऐसे ही गायों की अलग अलग प्रजातियां हैं। अब एल्फेंसो को हम क्यों 500-600 रुपये किलो खरीदते हैं, और जो ये अपना लंगड़ा है या दशहरी, उसको क्यों 20-25 रुपये किलो खरीदते हैं? क्योंकि गुणवत्ता में अंतर है। ऐसे ही इनकी गुणवत्ता में अंतर है। तो अलग अलग ये वो भी हैं, साइंटिफिकली जो नेम हैं वो भी इनके अलग अलग हैं। तो सारा जो मुख्य जो कारण है, पहले जो गायें पाली जाती थी वो बैल के लिए पाली जाती थी। तो जो बैल था वो देसी गाय के बछड़ा ही, वही ज़्यादा समझदार और वही ज़्यादा दयालु। आप ये जो जर्सी है, इनके बछड़ों से जो है ना बड़े उत्पाती होते हैं, इनका जो है बड़ा अलग स्वभाव होता है। तो जब मुख्य उत्पाद ही खत्म हो गया तो फिर जो गौण उत्पाद था उसके ऊपर आदमी आया कि दूध। अब वो गायें थोड़ी सी कम दूध देती थी,
जो जर्सी है वो थोड़ी ज़्यादा दूध देती है, बस दूध के नाम पे गाय की जगह कुछ और ले आए, और वो आपको सारी दुनिया को पता है A1 A2 क्या होता है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो अब एक ही चीज़ बचती है, गोबर। गोबर बछड़ी भी देगी जो दूध नहीं देती, बछड़ा भी देगा जो दूध नहीं देता, बैल भी देगा और बूढ़ी गाय भी देगी। तो जीवन के प्रथम पैर से अंतिम तक प्रतिदिन 365 के 365 दिन, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, गोबर तो मिलेगा ही मिलेगा। और भारत में आज जो है लगभग 22 से 25 करोड़ के आसपास देसी गोवंश है। तो अगर इतना माने तो ये कम से कम जो है हमारे को डेली का लगभग 35 से 40 लाख टन गोबर डेली निकलता है। 35 से 40 लाख टन डेली, इतनी बड़ी हुई मात्रा में भारत में और कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती प्रतिदिन, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखता। तो उसका प्रबंधन कैसे हो? गौशाला में जाते हैं तो गौशालाएं जो है ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में एक डेढ़ फुट के, आदमी खुद जो गीला होना नहीं चाहता, तो उनके नीचे से गोबर कौन उठाएगा? तो उसका गोबर का समुचित प्रबंधन कैसे किया जाए, तो उसके समुचित प्रबंधन के लिए हमने ये भवन निर्माण का सोचा, फिर इसे ईंट बनाई, ईंट बना के पूरा का पूरा मकान बनाया। ये आपने ईंट भवन के लिए बोला, लेकिन आदमी चाहता है कि हम अगर मकान बनाए, एक बार यूं बनाता है या मुश्किल एक आम आदमी एक बार बना ले बड़ी बात है, उसकी जो गुणवत्ता होगी, जो मजबूती होगी, और जो आम अभी जो चलन में है ईंटें, इनमें कोई फ़र्क है मजबूती में, टिकाऊपन में? बड़े भ्रम जो है, जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त भ्रम जो है फैला लेती है। आप लोग गांव से हैं, जो भी आपके टीवी चैनल देख रहा है, इसको यूट्यूब देख रहा है, वो अपने गांव में जाके देखे ना, तो गांव में आज भी 200 300 400 साल पुराने मिट्टी के मकान आज भी हैं। और सीमेंट का जो है, जो सिविल इंजीनियर है, वही कहते हैं कि ये 60-70 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। लाइफ किसकी ज़्यादा हुई? सही बात है, वो पुराने तो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हम मोन्यूमेंट बना के उन पे टिकट लगा के दिखा रहे लोगों को। दादा के परदादा के मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं लोग, वहाँ पे जो है वो बताते हैं, मेरा तो 250 साल पुराना। हाँ, गोबर की ईंट कैसे बने, गोबर से मकान कैसे बने, इसके लिए हम 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे जो है आदमी आते रहते हैं। ये थोड़ा सर ये दिखा रहे हैं वो नहीं, ये तो ईंट है जिसके अंदर, हाँ कील तो यहाँ पे आज जो है ना, जहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे आर्किटेक्चर्स आए हुए हैं, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग लाइन से जुड़े लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक मेला है, लखनऊ आर्किटेक्चर फेस्ट है। तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे आर्किटेक्ट डिग्री किए हुए और सिविल इंजीनियर, उनको हम बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए, और गाय की वो क्या है, नेचुरल बिल्डिंग क्या होती है। अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तो आगे, आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होती है। अब आपको अगला स्टेप जो है ऑर्गेनिक हाउसिंग की तरफ आना, नेचुरल हाउसिंग की तरफ आना है। तो नेचुरल हाउसिंग कब बनेगी? जब हम गोबर का उपयोग करेंगे, मिट्टी का उपयोग करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मतलब मजबूती में भी ये कहीं कम नहीं है। जो इसको ठोक दीजिए, इसमें एक केल पूरी ठोकी हुई है, आप देख पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भी ठोकिए आप, ये देखिए कोई क्रैक नहीं है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। इसके अंदर लकड़ी वाली प्रॉपर्टी है, ये है ना, इसके अंदर लकड़ी वाली प्रॉपर्टी है। जैसे लकड़ी नहीं होती, अब इसके अंदर ये आपको दिख रही है, ये देखो, दिख रही है ना, सुराग हो गया। अगर ये सीमेंट की होती तो, या पक्की ईंट होती तो चटक जाती, और कोई होती तो इसकी वुड लाइक प्रॉपर्टी है। जैसे लकड़ी की प्रॉपर्टी होती है, लकड़ी गर्मी सर्दी को रोकता है, ऐसे ही लकड़ी गर्मी सर्दी को रोकता है। आग में ये जलती नहीं है और पानी में ये गलती नहीं है। हमने इसे अग्निरोधी और पानी के अंदर ये खराब भी नहीं होती है। तो ये हमने इसी प्रकार से इसको बनाया। सीलन आ जाना उन सबसे तो इसमें, हाँ, इसमें पानी के अंदर ये वो है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास है कि किस प्रकार से आज के भवन के अंदर इको फ्रेंडली भवन आज कैसे बने, किस प्रकार से लोगों को दोबारा, आपको अगर घर बनाना है, आप 2 या 3 बैल जो आप जिसको आवारा कह रहे हो, जो खेतों में आपके नुकसान कर रहे हैं, उनको खेतों में मत नुकसान करने दो, अपने घर पे ले आओ। वो आपको जो है 1 साल के अंदर 2 रूम सेट बना के दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास है कि सर आप अपने नाम के आगे अनपढ़ जाट रोहतगी ये क्यों लिखते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट आपने किया है, PhD होल्डर हैं, फिर ऐसा क्यों आपने कर रखा है? दरअसल जब हम अपना बेस की तरफ जाते हैं तो हम अपनी मातृभाषा, इन चीज़ों की तरफ देखते हैं। तो जैसे ही मेरा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कभी भी मैंने हरियाणवी शब्द का एक बार भी इस्तेमाल किया, तो जो पढ़ा लिखा समाज था सभी ने कहा, ओ भाई अनपढ़ हो गया। अगर हम जो है कोई भी आज पढ़ा लिखा अपनी मातृभाषा अवधी बोलने लग जाता है, या ब्रिज बोलने लग जाता है, या हरियाणवी बोलने लग जाता है, राजस्थानी बोलने लग जाता है, तो हम ये सोचते हैं तो स्कूल में ही नहीं गया, ये तो अनपढ़ है।
तो मैंने अपनी मातृभाषा कभी नहीं छोड़ी, मैं अपनी मातृभाषा में ही बोलता हूँ, अपनी मातृभाषा में ही लिखता हूँ। तो लोग जो है वो मेरे को कहने लगे तू तो अनपढ़ है, तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना नाम ही अनपढ़ जाट रोहतकी रख लिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री भी जी कह रहे हैं अपने संस्कृति की ओर लौटें, अपनी पारंपरिक जो हमारी कलाएं थी, जो हमारी विद्याएं थी, उनको फिर से तो ये उससे भी जुड़ता है। जो पौधा जड़ों से कट जाता है वो मर जाता है, और हमें अपनी जड़ों से तो जुड़ना ही होगा। अगर विश्व को बचाना है, अगर पर्यावरण को बनने की बातें विश्व गुरु को छोड़ो, अपने आप को बचाना है और अपने घर को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो जड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। सनातन का मतलब होता है सस्टेनेबल, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो कल भी होगा। ये जो बीच में जो विकास वाला बुलबुल आया है, ये जल्दी फूस होने वाला है, क्योंकि सारी जो संसार जो है, सारी सृष्टि जो है, वो कार्बन से बड़ी परेशान है, कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रदूषण से बड़ी परेशान है। तो आने वाला जो समय है वो डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का है। जब डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी तो ये सीमेंट भी बंद करनी पड़ेंगी, ये लोहे वगैरह इस चीज़ के भी बंद करने पड़ेंगे। फिर घर कैसे बनेंगे? घर बनाने के लिए फिर हमें बेसिक्स की तरफ, उसी तरफ जाना पड़ेगा। हमें आज के ज्ञान को, आज के विज्ञान को यूज करना है, और जो पुरानी जो तकनीक थी उनके अंदर सुधार करना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा यही विज़न है कि जो मेरे पास जो नॉलेज है, पीएचडी मैंने किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमा हूँ, आईआईटी दिल्ली के साथ काम किया, यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, तो वहाँ से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, और जो मैं गांव से मैं रहा हूँ, मैं गांव का हूँ, तो गांव के अंदर से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, उन दोनों को फ्यूज करके, दोनों को क्लब करके संसार को कुछ अच्छा दें, और उसका जो परिणाम है वो यही गोक्रीट है। जब आप कंक्रीट से मकान बनाओगे तो आपको पहाड़ काटने पड़ेंगे, आपको सीमेंट चाहिए तो भी माइनिंग करनी पड़ेगी, रेती चाहिए तो भी माइनिंग करनी पड़ेगी, आपको लोहा चाहिए तो भी, आयरन ओर चाहिए तो भी माइनिंग करनी पड़ेगी। धरती को काटना ही पड़ेगा। बजरी चाहिए तो पहाड़ काटने पड़ेंगे, क्रेशर चाहिए तो पहाड़ काटने पड़ेंगे। अगर आप गोक्रीट से मकान बनाओगे तो आपको गाय चाहिए ही चाहिएगी, आपको गोबर चाहिएगा ही चाहिएगा। तो आपके घर में जो है गोपालन और गौ संरक्षण वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमने विकल्प चुना है गोक्रीट का। सर, आप लखनऊ में, अवध की धरती में, तो यहाँ क्या कोई आउटलेट आप ऐसा खोल रहे हैं, और यहाँ की सरकार से क्या कोई आपको सहायता मिल रही है? ऐसा कुछ है तो कृपया भी अवगत कराएं। आउटलेट तो हमारे धीरे धीरे हर जगह खुल ही रहे हैं। लखनऊ में अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन सरकार तो मेरे को देख ही रही है। मंत्री महोदय जो है मेरे पास, केंद्र सरकार के 2 मंत्री मेरे पास रोहतक भी जाके आए हैं, जो बीकानेर के जो सांसद हैं वो भी मेरे फैक्ट्री में बीकानेर भी जाके आए हैं। अब वो देख चुके हैं, अब उनको देखना है कि वो इसमें कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इसके अंदर वो योगदान दे सकते हैं। मैं मेरे सफ़र पे चला हुआ हूँ और लगातार चल ही रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा, हमारे साथ मलिक साहब ने बताया कि ये अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं, अब इन्हें आगे बढ़ना है। सरकार तक इनकी बात पहुंच चुकी है, लोग इनको जान चुके हैं, मंत्री जो भी होते हैं, अफसर होते हैं, वहां तक बात पहुंच चुकी है। अगर प्रकृति से जुड़े रहते हुए हमको आगे बढ़ना है, विकास करना है, पर्यावरण को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें गौ से जुड़ाव रखना पड़ेगा। उसी को साथ लेते हुए, इस तरह के उत्पादों का प्रयोग करते हुए ही हमारा विकास हो पाएगा।